हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का पार्ट कवर करा था विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अब हमने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बेसिक सारे कंसेप्ट सारे पढ़ लिए हैं। और उस बेसिक कंसेप्ट पर जितने भी अब तक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर है पार्टी वाला? तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और हमने काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में भी अलग अलग केसेस पढ़े थे, और उसमें यह बताया गया था कि अगर किसी फ्रेम या किसी स्ट्रक्चर का एक सपोर्ट भी फिक्स होगा तो उसे फिक्स कंसीडर या रिजिड कंसीडर करा जाएगा। अगर किसी फ्रेम को पिन फ्रेम बोला जाएगा तो उसकी एक ही कंडीशन होगी कि उसके सारे सपोर्ट हिंज होंगे या रोलर होंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, और इसमें हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बोलो या डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ही बात है। क्लियर है पार्टी वाला? तो कभी कभी एग्जामिनर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ना बोल के डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लेगा आपसे। चलिए, पहले क्वेश्चन में हमारा ए सपोर्ट फिक्स है, और उस पर कितनी रिएक्शन है? 3। सी सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन है? 2। जी सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन है? 1, क्योंकि रोलर है। और जे सपोर्ट पर रिएक्शन है 2, ये एक स्लाइडर है। क्लियर है पार्टी वाला? तो यहां पर अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करूं, मतलब डी के, तो उसे मैं क्या लिखता था? 3J, क्योंकि फिक्स है, माइनस आर माइनस एम। अब एम क्या चीज होती है? एम होते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स। और नंबर ऑफ मेंबर्स क्यों यूज करे गए? क्योंकि यहां पर बोला गया कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करा जा रहा है। मतलब मेंबर्स के अंदर जो भी चेंज होगा या जो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसे नेग्लेक्ट करा जाएगा। इसलिए हर मेंबर में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है उसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, उसके लिए मुझे हर मेंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मैं डी के कैलकुलेट करूं तो वो होगा 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं इसके अंदर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स हो गए 11। माइनस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है? 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8। माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? उसे इस तरह ग्रीन कलर से दिखाया जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9 और 1 10, 1 11। तो 11 है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो डीके की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करी जाए तो वो आ जाएगी 33 माइनस 19। फाइनली डीके की वैल्यू क्या आ गई? 14। अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बोल सकता है, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी भी बोल सकता है, बट नंबर ऑफ मेंबर सिर्फ तभी माइनस करे जाएंगे जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करा जाएगा। ठीक है? अगर एग्जामिनर ने कुछ भी नहीं कह रखा तो अपनी तरफ से नंबर ऑफ मेंबर्स को माइनस नहीं करना। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ही निकालनी है। अब एक एंड फिक्स है या एक सपोर्ट फिक्स है, तो 3J माइनस आर माइनस एम। अब यहां पर माइनस एम क्यों करा गया? क्योंकि मेंबर को इनएक्सटेंसिबल बोल दिया गया। समझ में आया वाला पार्ट? चलिए, अब नंबर ऑफ जॉइंट्स देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9।
तो 9 तो हो गए नंबर ऑफ जॉइंट्स, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 27 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? 3 तो होंगी फिक्स पर, एक होगी रोलर पर और 2 होगी हिंज पर। तो नंबर ऑफ रिएक्शन हो गई 6 माइनस नंबर ऑफ मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फाइनली है 10। तो नंबर ऑफ मेंबर हो गए 10 क्योंकि मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल बोला गया था। तो डी के की वैल्यू आ गई 27 माइनस 16। दैट मीन्स कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके अंदर? 11। समझ में आ गया वाला पार्ट? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा था 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है क्योंकि हम सब ये क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ही कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें भी एक सपोर्ट फिक्स है, तो डीके की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3J माइनस आर। अब इसके अंदर मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल बोला गया है क्या? नहीं बोला गया, बट हिंज, इंटरनल हिंज एक डेवलप हो रखा है और दो तरह के हिंज होते थे जब हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर करा था। उसमें एक को बताया था मेंबर हिंज, जो एक मेंबर के बीच में होता है, और एक होता है जॉइंट हिंज। तो जब मेंबर हिंज की बात होती है, मेंबर हिंज, और एक होता है जॉइंट हिंज। दोनों के केसेस में डी के इंक्रीज्ड बाय, अगर मेंबर हिंज है तो +4, और जॉइंट हिंज के केस में जो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है वो इंक्रीज्ड बाय समेशन ऑफ एम डैश -1। अब यहाँ पर हिंज एक जॉइंट पर है, तो मैं क्या करूंगा? समेशन ऑफ एम डैश -1। क्लियर है पार्टी वाला? कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स है इस पर? 1 2 3 और एक 4, 4 नंबर ऑफ जॉइंट है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है? फिक्स पर 3 है और हिंज पर 2 है, -5 प्लस एक हिंज डेवलप हो रखा है जॉइंट पर। तो जॉइंट हिंज के लिए मैं डीके की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूं एम डैश -1 से। एम डैश क्या होता है? नंबर ऑफ मेंबर्स। कुछ हिंज पर कितने जुड़े हुए हैं? 2 ही मेंबर हैं, 2 -1। तो डीके की वैल्यू हो गई यहाँ से 12 -5 +1, मतलब डीके इक्वल्स टू 8। क्लियर है पार्टी वाला? सिंपल सिर्फ फॉर्मूले ही यूज करे जा रहे हैं, बट कंडीशनल कहाँ पर किसका यूज होना है वो ध्यान में रखते हुए। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखा जाए काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, और पिछले क्वेश्चन में मैंने नंबर ऑफ मेंबर्स माइनस नहीं करे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर मेंबर्स को इनएक्सटेंसिबल नहीं बोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या रहा है? काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है, और इसके अंदर भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि मेंबर इनएक्सटेंसिबल हैं। तो मैं अपने नॉर्मल प्रोसीजर से ही करूंगा, और इसमें जो ये हिंज दिखा रखा है ये है इंटरनल हिंज, ये जिसे कई बार मेंबर हिंज भी बोल दिया जाता है। मेंबर हिंज ये जॉइंट पर नहीं है। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए अब डीके की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डीक्यू इक्वल्स टू 3J -R प्लस एम डैश, क्योंकि मेंबर हिंज है और एम डैश की वैल्यू तो होती है 4। तो डीके इक्वल्स टू नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? जितने नंबर ऑफ सपोर्ट्स हैं 4, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4
माइनस। सपोर्ट पर रिएक्शंस कितनी है? फर्स्ट सपोर्ट पर 2, सेकंड पर 1, थर्ड पर 1 और फोर्थ पर 3। तो 4 और 3 7, 7 है रिएक्शन। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है। प्लस 4 जो कि इंटरनल या मेंबर हिंज की वजह से आएगी। डीके इक्वल्स टू 9। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया इस बीम के लिए? 9। समझ गए इस पार्ट को कि इंटरनल हिंज का कंसेप्ट किस तरह यूज करना है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पर, और जॉइंट हिंज का कंसेप्ट किस तरह यूज करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इज काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है, बट कंडीशन अप्लाई कि एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है। जब एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करना है तो मेरे पास डायरेक्टली चीजें निकल करके आ गई। 3J माइनस आर माइनस एम, ये तो हो गया मेंबर का इफेक्ट। बट एक जॉइंट हिंज भी तो लग रहा है, और वो जॉइंट पर लग रहा है। तो समेशन ऑफ 1 डैश माइनस 1। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं इस मेंबर में? 1 2 3 और एक 4। डी के इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस। सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है? 3 और यहाँ पर 2, -5 माइनस। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 और 3 प्लस जहां पर हिंज है वहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो ठीक है, तो ये आ गया 12 -8 प्लस 1। तो डीके की वैल्यू कितनी आ गई? 5। समझ गए इस पार्ट को? चलिए, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालने को बोल दिया, ठीक है, और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी निकाली जा सकती है। चलिए, तो सबसे पहले स्टैटिक इंडिटरमिनेसी देखते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के लिए मुझे नंबर ऑफ कट निकालने पड़ते हैं। 1 2 3 और एक 4। तो ds वो होता था 3C माइनस आर, 3C माइनस आर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ कट है? 4। तो ये हो गया 12। अब कैपिटल आर क्या होता था? कैपिटल आर होता था कि फिक्स करने के लिए सभी सपोर्ट्स को कितनी रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर है 1 की रिक्वायरमेंट। और जो लास्ट सपोर्ट है, भैया ध्यान रखना, जब भी ऐसा सपोर्ट दे रखा हो तो ये रोलर होता है, हिंज नहीं। रोलर पे एक ही रिएक्शन होती है, इसे अगर फिक्स करना है तो इस पे 2 और ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिएक्शन कितनी हो गई? 3। तो ds की वैल्यू तो मेरी आ गई 9। बस इस क्वेश्चन में इस सपोर्ट को ध्यान में रखना था सिर्फ, ठीक है। यहां से मैं अपना डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर सकता हूं कि मेरा ऑप्शन हो गया ए। समझ गए? बट मुझे डी के भी निकालना है, तो डी के भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी के इक्वल्स टू पी जे माइनस आर। समझ गए? अगर 3J माइनस आर करूंगा तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं? 3 3 6 और 3 9। तीनों साइड में 3 3 है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस सपोर्ट रिएक्शन कितनी है? फिक्स पर 3, हिंज पर 2 और रोलर पर 1। 6 रिएक्शन हो गई हिंज की। समझ गए? अब इसके हिसाब से तो आंसर मेरा 9 3 27 और 27 में से 6 जाएंगे तो 28
1 आ जाएगा, बट क्या ऑप्शन में कोई 21 आंसर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती कर दी बस। उसे बोलना चाहिए था कि मेंबर्स जो है वो इनएक्सटेंसिबल है। अब देखते हैं उससे क्या चीज निकल करके आती है। अब अगर इनएक्सटेंसिबल मेंबर हो तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, मुझे वो एम भी माइनस करना पड़ेगा इसके अंदर से। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो टोटल मेंबर है 10 माइनस। तो 9 3 से 27, 27 में से 16 गए तो डी के की वैल्यू मेरी आ जाएगी 11। जबकि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि मेरा स्ट्रक्चर के अंदर एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट करा गया है या नहीं करा गया। कभी कभी एग्जामिनर इस तरह से चीजें पूछ लेता है और हम ज्यादा टाइम खराब कर देते हैं कि हमारा आंसर नहीं आ रहा, दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। एग्जाम में वैसा नहीं करना भैया, समझ गए? अगर इनएक्सटेंसिबल ना मान करके आंसर नहीं आ रहा कि क्वेश्चन में दे नहीं रखा था तो इनएक्सटेंसिबल मान लो और फिर कैलकुलेट करके देखो। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। जरूरी नहीं था डायग्राम बना के देता, वो सीधा बोल सकता था सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। तो ये है सिंगल बे पोर्टल फ्रेम, फिक्स्ड एट द ए एंड डी, ए और डी पर फिक्स कर दिए। एक्सियल डिफॉर्मेशन को नेग्लेक्ट कर दिया, तो काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी बताओ। तो डी के की वैल्यू क्या होती है, 3J माइनस आर माइनस एम। तो जॉइंट तो है 4 ए बी सी डी, सपोर्ट पर दोनों फिक्स है तो रिएक्शन हो गई टोटल 6, और नंबर ऑफ मेंबर 3 है तो डीके की वैल्यू आ गई 4 3 जा 12, 12 माइनस 9। समझ गए इस पार्ट को? चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है और मेंबर को पहले ही इनएक्सटेंसिबल बोल दिया गया है। तो अगर इनएक्सटेंसिबल पहले ही बोल दिया तो डीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3J माइनस आर माइनस एम। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 मतलब 27 माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट्स पर रिएक्शन कितनी है, 3 2 और 2, 4 और 3 7 माइनस नंबर ऑफ मेंबर काउंट करोगे तो 10 आएगा। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मेरी डीके की वैल्यू आएगी 10। सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस हिंज का और सपोर्ट का कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में डीके कैलकुलेट करना है, बट क्या हमें इनएक्सटेंसिबल मेंबर दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे सर। अभी के लिए मैं सिर्फ 3J माइनस आर ही लिखता हूं। जॉइंट कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, और अगली साइड भी 4, मतलब हो गए 8, और 4 और तो हो गए 12। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस सपोर्ट्स पर रिएक्शन कितनी है, फिक्स पर 3, हिंज पर 2, और यहाँ पर भी 2 ही रहेगा क्योंकि स्लाइडर है, स्लाइडर पर 2 ही होती है। तो 4 और 3 7। अब 12 3 जा 36 माइनस 7, 36 में से 7 माइनस करेंगे 29 आएगा। 29 कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स भी माइनस करने पड़ेंगे। कितने माइनस होंगे वो, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। 15 माइनस करने पड़ेंगे मतलब, तो 15 और 7 22। 36 में से अगर मैं 22 माइनस करूं तो मेरी डीके की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। क्लियर है पार्टी वाला क्वेश्चन का? समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला है काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है ट्रस के अंदर। अब ये हिंज है दोनों सपोर्ट, तो यहाँ पर पिन सपोर्ट है तो वैल्यू हो जाएगी 2j माइनस आर। तेरा पार्टी वाला ठीक है। चलिए अब जॉइंट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 8। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी है? 2 रिएक्शन यहाँ पर है और एक रिएक्शन यहाँ पर है, टोटल हो गए 3। तो 8 2 जा 16 और 16 माइनस 3 13। नंबर ऑफ मेंबर माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन इसी से मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 13। अब आपका सवाल उठेगा सर अगर इनएक्सटेंसिबल और एक्सटेंसिबल दोनों के ही ऑप्शन दे रखे हैं तो कौन सा मार्क करूंगा? भैया अगर दोनों के ही दे रखे हैं ऑप्शन तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे। अगर क्वेश्चन में इनएक्सटेंसिबल दे रखा है तो ऑप्शन मार्क होगा इनएक्सटेंसिबल वाले का। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम मेंबर को विदाउट इनएक्सटेंसिबल मतलब नंबर ऑफ मेंबर माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकाल करके मैच कर देंगे। समझ गए इस पार्ट को? चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तो प्लेन ट्रश हैविंग कंडीशन m प्लस आर इज लेस देन 2j, मतलब क्या कह रहा है? m प्लस आर माइनस 2j इज लेस देन 0। इसका मतलब स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट तो होता है बट अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल का मतलब वो रिजिड नहीं है, उसके अंदर रिजिडिटी नॉर्मल लेवल से भी कम है, इसीलिए तो वो अनस्टेबल है, कहीं पर भी मूव कर जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, अब यहाँ पर 3 4 कंडीशन बनती है, ध्यान से समझना। अगर m प्लस आर माइनस 2j की वैल्यू 0 भी हो सकती है, m प्लस आर माइनस 2j की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, m प्लस आर माइनस 2j की वैल्यू लेस देन 0 भी हो सकती है। ये सारे केसेस हमने डिटेल में पढ़े थे। अगर ये कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन पे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा। ये हमने पढ़ा था। स्टेबल होगा। तीसरी कंडीशन पता चल गई कि स्टेबल है तो मूव नहीं करेगा, तो ये जस्ट रिजिड है, इसमें एक्स्ट्रा रिजिडिटी कोई भी नहीं है। क्लियर है पार्टी वाला? अगर ग्रेटर देन 0 हो गया मतलब फिक्स सपोर्ट कंटिन्यूअस सपोर्ट ऐसे लग गए तो स्ट्रक्चर होगा इनडिटर्मिनेट। ठीक है। अब फिक्स सपोर्ट है बहुत सारे या कंटिन्यूअस सपोर्ट है तो स्टेबल तो होगा ही होगा। ठीक है। और ये ओवर रिजिड कंडीशन में आएगा, मतलब इसके अंदर रिजिडिटी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की। अगर लेस देन 0 हो गया ऐसी सिचुएशन में डिटर्मिनेट होगा। ठीक है। अनस्टेबल होगा, इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में भी समझ चुके थे जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का, वहां पर स्टेबिलिटी हमने देखी थी। और ये अंडर रिजिड होगा, मतलब इसके अंदर रिजिडिटी सबसे कम होगी, इसीलिए तो ये अनस्टेबल है। समझ गए इस पार्ट को? तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये 3 पॉइंट्स में
कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है और ट्रस्ट दे रखा है जिसके अंदर दोनों के दोनों जो सपोर्ट्स हैं वो हिंज दिए हुए हैं। जब हिंज सपोर्ट होते हैं तो डीके हो जाता है 2J-R। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो जॉइंट बता दो सर की बात ठीक है तो 1 2 3 4 5 6 देखिए 7। 7 जॉइंट तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस रिएक्शंस कितनी है 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर तो मतलब टोटल 3। तो डीके की वैल्यू कितनी आ गई, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया इसके अंदर स्ट्रक्चर में। इस स्ट्रक्चर में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 11। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ अ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। हमने ऊपर क्वेश्चन करा था सिंगल बे पोर्टल फ्रेम का और उसके ऑप्शन जो आया था वो 3 आया था, जो कि स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। फिक्स्ड एट द बेस, मेंबर इनएक्सटेंसिबल होंगे, तब ये 3 आएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका डीके निकालना चाहूँ तो 3J, टोटल नंबर ऑफ जॉइंट 4 है, -6, तो ये तो आ गया 4 3 12 -6, 3J-R, ये तो वैल्यू आ गई 6। बट ऑप्शन में कोई भी 6 है नहीं, तो इसीलिए नंबर ऑफ मेंबर भी माइनस करने पड़ते हैं, तो वैल्यू आ गई 3। क्लियर है पार्टी वाला? चलिए आज के फाइनल क्वेश्चन पर। एग्जामिनर में कह रहा है इसमें बताओ कि काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी कितनी होगी। दोनों सपोर्ट हिंज है तो डी के इक्वल्स टू 2J-R-N। तो नंबर ऑफ जॉइंट है 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। सपोर्ट रिएक्शन है 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, -4। नंबर ऑफ मेंबर है 3, तो 8 - 7 इक्वल्स टू 1। सर 1 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, और एक्सियल डिफॉर्मेशन इसने नेग्लेक्ट कर ही दी, इसका मतलब मुझे 3 तो माइनस करना ही पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन था। अब यहां पर मैंने अप्रोच सही लगाई पर मेरा आंसर गलत आ गया, तो क्या हो गया, हो सकता है उसने इसे रिजिड मान रखा हो। ऑल्दो ये गलत क्वेश्चन था, बट सिर्फ आंसर निकालने के लिए कभी कभी एग्जामिनर गलती कर देता है। तो हमें क्या करना है, उसके दिमाग को समझना है। मैं एक्सटेंसिबल मान करके तो सॉल्व कर नहीं सकता क्योंकि इनएक्सटेंसिबल उसने खुद ही बोल दिया, तो एम तो मुझे माइनस करना ही पड़ेगा और उससे 1 ही आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसे रिजिड मान करके सॉल्व करके देखता हूँ। तो नंबर ऑफ जॉइंट कितने थे 4, नंबर ऑफ रिएक्शन थी 4 और नंबर ऑफ मेंबर थे 3, तो 12 - 7। तो यहां से डीके की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 5। एग्जाम के अंदर कभी कभी इस तरह की अप्रोच यूज कर लेना, ये मेरा सजेशन रहेगा। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। कभी कभी हमें गलत रास्ता चूज करके भी ऑप्शन सही करना पड़ता है अपने एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन में कुछ वैसा ही हो रहा है। ऑल दो मेरे पास अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं इसे स्किप कर दूंगा क्योंकि मैं 3J-R यूज कर ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि ये एक पिन स्ट्रक्चर है। क्लियर है पार्टी वाला? बट यहाँ पे कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया इसे। समझ गए? तो सपोर्ट्स का ध्यान रखना है, कब जॉइंट हिंज है कब मेंबर हिंज है वो चीज ध्यान रखनी है। और ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो अब तक इंजीनियरिंग सर्विसेज में या गेट के अंदर आए हुए हैं काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के। जेई में एक दो क्वेश्चन ही था, इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विसेज या गेट के ही थे। क्लियर है? और इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कमाल की बात यह है। तो अगर जेई में भी आ जाए या किसी स्टेट गवर्नमेंट के एई में भी आ जाए तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि बहुत भयंकर चीज, बहुत भारी भरकम चीज पूछ ली उसने। समझ गए? तो दोस्तों इसी के साथ
हमारा आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और रिवाइज़ कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ।